बच्चों, हमने जो हमारी पिछली जेनेटिक्स की क्लास थी उसमें हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, क्रोमोसोम के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की और क्रोमोसोम की आणविक संरचना जिसको कि न्यूक्लियोसोम कहा जाता है उसके बारे में बात की। मैंने क्रोमोसोम की संरचना से शुरुआत क्यों की? क्योंकि शुरू से हमको ये सिखाया जाता है कि क्रोमोसोम जो है वो फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी है। फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी अर्थात कि वे आनुवंशिकी की संरचनात्मक इकाई है। जब हम बात कर रहे थे क्रोमोसोम की तो हमने कहा कि क्रोमोसोम जो है उनका निर्माण जो है डीएनए और कुछ प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसको कि हमने न्यूक्लियोसोम कहा। प्रोटीन के जब हमने नाम लिए थे तो हमने कहा कि हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, अलग अलग प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन की बात की और डीएनए की बात की। इसके बाद जो अगली चीज़ जो आपके कोर्स में है और मेरा ऐसा मानना है कि जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इसकी पढ़ाई हमको कक्षा 5 या 6 से शुरू करा दी जाती है। इसको हम मेंडल के नियमों के नाम से जानते हैं। मेंडल के नियम जो है वो कक्षा 5 या 6 से जो हम पढ़ना शुरू करते हैं और वो हमारे स्नातकोत्तर उत्तरार्ध अर्थात एमएससी फाइनल तक चलते रहते हैं। प्रमुख नियम या बेसिक तो वही हैं, लेकिन जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास उनके वेरिएशंस, उसमें क्या डेविएशंस होते हैं और उसका मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट भी हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इससे साबित होता है कि मेंडल की डिस्कवरी या मेंडल की खोज जो है वो कितनी महत्वपूर्ण थी, जो कि आज मूल रूप से आनुवंशिकी का आधार है। और आनुवंशिकी में जितने भी डेवलपमेंट हुए, चाहे वह मॉलिक्यूलर लेवल पे हो या किसी और स्तर पे हो, तो उनका आधार आज भी मेंडल के नियम माने जाते हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं मेंडल के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि हिस्ट्री में मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि मेंडल से ज़्यादा हमको जानना ज़रूरी है कि मेंडल ने क्या किया, क्या प्रतिपादित किया, उसके नियम क्या थे। तो मेंडल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं बहुत थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मेंडल का। मेंडल का पूरा नाम जोहान ग्रिगोर मेंडल था, जो कि यूरोप के ऑस्ट्रिया में पैदा हुए और ऑस्ट्रिया में जो है वे एक पादरी के रूप में कार्य कर रहे थे। पादरी के रूप में कार्य कर रहे थे एक चर्च में। तब वहाँ उन्होंने गणित और जीव विज्ञान की पढ़ाई की और उसके पश्चात उन्होंने अपने नियमों को प्रतिपादित किया कुछ प्रयोग करके। जो प्रयोग जो है उन्होंने मटर के पौधों के ऊपर किए थे। मटर के पौधों के ऊपर प्रयोग करने से उनको क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने क्या क्या देखा, किस किस चीज़ को चुना, उन सारी चीज़ों की हम बात हमारे लेक्चर के अंदर करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मुझे एक चीज़ लगी कि क्या से शुरू करना चाहिए, कहाँ से हमको इस चीज़ से शुरू करना चाहिए कि हमको क्या जानना ज़रूरी है पहले। क्योंकि जब हम मेंडल के नियम की बात करते हैं या किसी और चीज़ की बात करते हैं आनुवंशिकी में, तो हमको कुछ टर्मिनोलॉजीज या कुछ तकनीकी शब्दावली का उपयोग बार बार करना होता है। उन तकनीकी शब्दावलियों की अगर बात करूं तो जैसे कई बार हम नाम लेते हैं, जीन कहते हैं, एलील कहते हैं, एलीलिक पेयर कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं, हेट्रोजाइगस कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, डोमिनेंस, रिसेसिव, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं। अब इन सारे नामों के बीच में कहीं ना कहीं हमारे साथ में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मुझे लगा कि पहले हम इनकी बात करें कि ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं। मैंने अपने लेक्चर में इसको डेफिनेशंस के नाम से पुकारा है, बिकॉज की कुछ चीज़ें जो है वो परिभाषा के रूप में ही हैं यहाँ। और मुझे लगता है कि अगर संभव हुआ और मैं अगर आपको क्लियर कर पाया तो भविष्य में आपको कभी इस तरीके की दिक्कत नहीं आएगी कि किसको क्या कहते हैं। जो शुरू की 4-5 स्लाइड्स हैं हमारी, वो इसी को डिवोटेड रहेगी। तो हम मेंडेलियन जेनेटिक्स डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं जीन। परिभाषा क्या होनी चाहिए? तो जीन की परिभाषा में हम कहते हैं कि इट इज़ अ फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जैसा हमने क्रोमोसोम के लिए कहा था कि क्रोमोसोम जो हैं वो हमारी फिजिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। बट जब क्रोमोसोम की बात करते हैं तो दे आर द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द जीन, कि जीन जो है उसका एक बड़ा रूप है, क्योंकि कई जीन मिलके एक क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो जब जीन मिलके क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं तो यहाँ एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जहाँ क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए द्वारा होता है तो जीन का निर्माण भी डीएनए के द्वारा होता है।
तो इनका निर्माण जो है वह डीएनए के द्वारा होता है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में इंफॉर्मेशन का स्थानांतरण करते हैं। किस प्रकार की इंफॉर्मेशन? आनुवंशिक इंफॉर्मेशन कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, तो उसके अंदर स्थानांतरित करते हैं। स्थानांतरण जो है वो कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, चाहे वह माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो। दोनों केसेस में स्थानांतरण तो आनुवंशिक सूचनाओं का होता ही है। अभी हम इस चीज़ में नहीं पढ़ेंगे कि माइटोसिस द्वारा किसका और किन कोशिकाओं में स्थानांतरण होता है और मियोसिस द्वारा किन कोशिकाओं में स्थानांतरण होता है। लेकिन यह एक चीज़ और ज़रूरी है जाननी कि जीन जो है उसके साथ में हम ये कहते हैं कि जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ये एक्सप्रेशन हुआ क्या? एक्सप्रेशन अर्थात जो चीज़ हमको दिखाई दे या जिसको कि हम नाप सकें, वो जो चीज़ है वो एक्सप्रेशन हुई। और इस एक्सप्रेशन की प्रक्रिया के लिए जीन जो है वह एक अभिक्रिया की श्रृंखला से गुजरता है और उस अभिक्रिया की श्रृंखला को जो है हम सेंट्रल डॉग्मा के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ईयर में मेरे ख्याल से आप पढ़ चुके होंगे कि सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है, फिर भी यहाँ मैं एक लाइन में रिपीट कर देता हूँ। सेंट्रल डॉग्मा में हम 3 अभिक्रियाएं मूल रूप से लेते हैं। पहली अभिक्रिया जो है उसको हम कहते हैं रिप्लिकेशन, दूसरी ट्रांसक्रिप्शन और तीसरी कहलाती है ट्रांसलेशन। रिप्लिकेशन से तात्पर्य हमारा होता है कि डीएनए से जब डीएनए का निर्माण होता है तो वो रिप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये अभिक्रियाएं, तीनों अभिक्रियाएं एक्सप्रेशन ऑफ द जीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज और होती है कि जीन की जब भी हम बात करते हैं तो यह जोड़े में पाया जाता है और जब जोड़े में पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं कि अलीलिक पेयर, कि एक जीन का पेयर जो है वो अलीलिक पेयर कहलाता है और वो जो है वो 2 अलील को, अलील से तात्पर्य हमारा हुआ कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अलीलिक पेयर, अर्थात किसी भी जीन के एक्सप्रेस होने पे 2 तरीके की चीजें होती, इधर यस और नो। यस और नो अर्थात जब हम बात करते हैं कि कोई चीज उपस्थित है और कोई अनुपस्थित है या उसका उल्टा, जैसे अगर हम कहें कि अगर हम सिक्का उछालते हैं तो उसके 2 अलीलिक पेयर्स कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा हेड्स और दूसरा हो जाएगा टेल्स। उसी प्रकार से जब मेंडल की बात करते हैं या मेंडल के नियमों की बात करते हैं तो उसके विभिन्न लक्षणों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लंबा छोटा, लाल सफेद, काला गोरा, तो ये जो है ये पेयर्स हो गए। तो ये जो है इस पेयर्स को हम अलीलिक पेयर्स, अलील कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज और जानेंगे कि अलील पेयर जो है वो 2 अलील है जो कि एक जीन पेयर को बनाते हैं। और इसके साथ जब हम अलील की बात करते हैं तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ गिवन अलीलिक पेयर, की अलीलिक पेयर की एक एकांतरित व्यवस्था जो है उसके अंदर, जैसा मैंने कहा कि लंबा और नाटा आर द अलील्स, ये अलील्स हैं किसके लिए? मटर के पौधे की लंबाई के लिए। कई बार एक से ज़्यादा अलील भी पाया जाता है और उसको हम कहते हैं मल्टीपल अलील्स। और उसकी जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे वाइल्ड टाइप की और इन सारी चीज़ों की, जो कि हम आखिर में बात करेंगे इस लेक्चर की। फिर 2 चीज़ें और आती जो कि एक दूसरे के साथ में चलती हैं। एक को हम कहते हैं होमोजाइगस और दूसरे को हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस जो है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ओनली 1 अलील जो एक ही प्रकार के अलील को रखता है, अर्थात दोनों जो है उसके एकांतरित रूप समान है। अगर लंबा है तो दोनों जीन के रूप जो है वो लंबाई के लिए होंगे। और सामान्यतः जब भी हम इस तरीके की बात करते हैं, होमोजाइगस की बात करते हैं, तो वो हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में डिनोट करते हैं। हम आगे भी हम देखेंगे कि किस तरीके से इस चीज़ को कहते हैं। और हेट्रोजाइगस की जब हम बात करते हैं, इसी तरीके से जब हमने वहाँ डोमिनेंट की बात की तो होमोजाइगस जो है वो डी कैपिटल की है और रिसेसिव होगा तो उसको हम कहते हैं स्मॉल डी, तो स्मॉल अल्फ़ाबेट से प्रदर्शित करते हैं। हेट्रोजाइगस की जब हम बात करते हैं तो ईच नंबर ऑफ जीन पेयर उसके अंदर होता है, अर्थात एक कैपिटल वाला और एक स्मॉल वाला, अर्थात डोमिनेंट और रिसेसिव जो है वो दोनों पाए जाते हैं। उसको हम हेट्रोजाइगस कहते हैं क्योंकि वो 2 प्रकार के जीन एलील्स का मिला है। हेमिजाइगस एक तीसरी टर्म और हम काम लेते हैं, हेमिजाइगस, जिसमें सिर्फ एक कॉपी जीन की उपस्थित होती है। यहाँ पे हमने जब बात की होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस में तो हमने कहा कि 2 कॉपी जीन की उपस्थित होती है, चाहे वो दोनों एक रूप से एक समान हो। जब एक समान है तो उसको हमने होमोजाइगस कहा, जब अलग अलग हैं 2 कॉपी, एक प्रकार की दूसरी दूसरे प्रकार की है तो उसको हमने हेट्रोजाइगस कहा। हेमिजाइगस में हम कहते हैं कि ओनली 1 कॉपी, इधर डी और स्मॉल डी, नॉट डी और नॉट डी।
एक कॉपी जो है वो उपस्थित होती है जीन की, तो उसको हमने कहा हेमीजाइगस। यह जो है वो किसी एक पर्टिकुलर हिस्से के डिलीट हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। इसका उपयोग जो है वो प्लांट ब्रीडिंग और इसके अंदर बहुत अधिक होता है। देर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसके कारण कि हम हेमीजाइगस प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जब उनका एक पर्टिकुलर लक्षण हमको चाहिए होता है। अगली जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो कैरेक्टर्स की, दो चीज़ों की हम बात करते हैं। एक को हम कहते हैं फिनोटाइप और एक को हम कहते हैं जीनोटाइप। जैसा हम शुरू से कहते हैं कि जो हमारे पास जीव हैं, जितने भी जीव हैं, वो अधिकतर जो है वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड अर्थ उनके अंदर जो है वो दो जोड़ी होगी तो वो होती है। ये दो तरीके के कैरेक्टर्स को हम बात करते हैं। यहाँ एक को हम कहते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप इज समथिंग जो कि हमको बाहर से दिखाई दे, हम जिसको महसूस कर सकें। कोई ऐसी चीज़ जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, दिखाई नहीं दे, या जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो फिनोटाइप में नहीं आता। तो ऑब्जर्वेबल जितनी चीज़ें होती है, सामान्यतः हम इसको कहते हैं ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स। अगर हम यहाँ फिनोटाइप के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स दिखाई दे रहे हैं। वन इज योर ग्रीन कलर एंड अनदर इज येलो कलर। ये ग्रीन और येलो जो है, जो कि हमको आंखों से दिखाई दे रहे हैं कि एक हरा है और एक पीला है, तो ये हरा पीला रंग जो है वो कहला रहा है फिनोटाइप। अब इस फिनोटाइप के पीछे की तरफ कौन से जीन उपस्थित हैं, अर्थात इनका जेनेटिक मेकअप क्या है, इनके पीछे है जीनोटाइप। कि उस जीन की संरचना या उस चीज़ की जीनीय संरचना को हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ कहें तो अगर हम येलो की बात करते हैं तो वी हैव द वाई वाई, अर्थात येलो डोमिनेंट है, कैपिटल से लिखा हुआ है तो वाई वाई। और ग्रीन की बात करते हैं तो स्मॉल वाई वाई। तो ये जब ये वाई वाई और वाई वाई जब लिखा हुआ है तो दिस इज द जीनोटाइप। कि ये जीनोटाइप इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अगली जो परिभाषाएं हैं हमारी, उसमें हम कहते हैं डोमिनेंस और रिसेसिव। नाउ डोमिनेंस का तात्पर्य होता है कि किसी एक चीज़ के ऊपर हम अपनी प्रभुता दर्शाते हैं या कोई प्रभुता दर्शाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंस। यहाँ पे भी जब हम डोमिनेंस की बात करते हैं तो डोमिनेंस की बात हम हेट्रोजाइगस कंडीशन में करते हैं। पहली कंडीशन ये है कि जब भी हम डोमिनेंस की बात करेंगे तो डोमिनेंस की बात जो होती है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर होती है। हेट्रोजाइगस कंडीशन अर्थात जब जीन की दोनों फॉर्म जो है, एक एक फॉर्म उपस्थित है, कैपिटल डी स्मॉल डी या कैपिटल वाई या स्मॉल वाई। अब इन दोनों अवस्थाओं में कौन सा जीन जो है वह प्रभावी है, कौन सा जीन अपना प्रभाव डालता है, तो जो जीन अपना प्रभाव डालता है वो जो है वो कहलाता है डोमिनेंट अलील। दोनों उपस्थित हैं, दोनों में से जो प्रभाव डालता है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट अलील। यहाँ मैंने हेट्रोजाइगस टर्म क्यों काम लिया, बिकॉज कि अगर हम होमोजाइगस कंडीशन की बात करते हैं जिसमें दोनों कैपिटल वाई है या दोनों कैपिटल डी हैं, तो वो अपने आप में ही अपना प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। प्रभाव दिखाने की स्थिति कब होती है, जब एक कमज़ोर हो और एक बलवान हो। तो यहाँ भी वही स्थिति है कि जब हमने जो पिछली वाली जो हमारी स्लाइड थी उसमें हमने कहा कि येलो और ग्रीन जो सीड कलर था उसमें येलो डोमिनेंट था, तो येलो ने अपना प्रभाव कब दिखाया, जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो होती है वो इस चीज़ को हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम उसको नॉर्मली, जैसा मैं शुरू से कहता आया हूँ, कि कैपिटल अल्फ़ाबेट से प्रदर्शित करते हैं। रिसेसिव जो कि सामान्यतया नहीं दिखाई देता, कब, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। यहाँ पे मैं वापस जोर दे रहा हूँ कि डोमिनेंस रिसेसिव की जब भी हम बात करते हैं तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही बात कर रहे हैं। होमोजाइगस कंडीशन में तो वो अपने अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वहाँ डोमिनेंस और रिसेसिव की तो बात ही नहीं होनी। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कॉल्ड एज हेट्रोजाइगट कंडीशन, चाहे वो हेट्रोजाइगोट जो है वो डोमिनेंस की बात करें, चाहे वो हम बात करें रिसेसिव की, तो यहाँ, और इसको हम सामान्यतः स्मॉल अल्फ़ाबेट से प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज डोमिनेंस, व्हाट इज रिसेसिवनेस एंड व्हेन इट इज यूज्ड। हम हर बार नहीं कह सकते कि ये डोमिनेंस है और ये रिसेसिव है। होमोजाइगस कंडीशन में तो डोमिनेंस और रिसेसिव की बात तो हो ही नहीं सकती जब तक कि हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन ना आए। जहाँ हम पिछली साइड में जब बात कर रहे थे तो हमने डोमिनेंस रिसेसिव की बात की, बट जब हम बात करते हैं F1 पीढ़ी की, क्योंकि जब भी हम F1 पीढ़ी की बात करते हैं तो F1 पीढ़ी के लिए हम कहते हैं जो है संकरित पीढ़ी होती है। F1 इज अ हाइब्रिड नॉर्मली।
व्हेनेवर वी से कि F1 जो है वो हाइब्रिड है। यदि स्व परागण से है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हाइब्रिड हो, बट सामान्यतः इस तरीके के जब प्रयोग किए जाते हैं तो F1 पीढ़ी को जो कहते हैं हम हाइब्रिड पीढ़ी कहते हैं। लेकिन हमको उसमें ये पता करना पड़े कि भाई जो हमारे पास F1 पीढ़ी में जो डोमिनेंस आ रही है या रिसेसिवनेस है वो कैसे आई, तो इसको पता करने के लिए हम क्रॉस चेक करते हैं। और वो क्रॉस चेक करने के लिए हमारे पास दो प्रकार के टेस्ट जो है वो मेंडल के द्वारा डेवलप किए गए थे। उसमें से एक को कहा जाता है बैक क्रॉस, और वो जो बैक क्रॉस जो होता है वह दूसरा टेस्ट जिसको कि हमने कहा जाता है टेस्ट क्रॉस के समान होता है। लेकिन जब हम इन दोनों की बात करते हैं, मूलतः ये दोनों टेस्ट तो एक दूसरे के समान होते हैं। जब हम बैक क्रॉस की बात करते हैं तो हम कहते हैं इन दोनों के केसेस में, क्रॉसेस में एक चीज़ बड़ी समान है कि दोनों क्रॉसेस में एक चीज़ ये है कि जो F1 पीढ़ी है, जो भी हमारी F1 पीढ़ी है, वो F1 पीढ़ी उनके पेरेंट्स के साथ में क्रॉस कराई जाती है। कि कोई भी जो पेरेंट है उनका, उसके साथ में क्रॉस कराई जाती है, कि उनका पेरेंट जो है उसके साथ उसको क्रॉस कराया जाता है, तो वो कहलाते हैं क्रॉसेस। फर्क किस प्रकार के पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है उसके आधार पे हमने इसको बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस के नाम पे दे दिया। तो यहाँ जो हम दिस कंडीशन है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कहें कि वी हैव द डी डी और यहाँ पे हम कहें कि वी हैव द डी डी, तो ये जो डी डी या ये जो है दीज आर द F1, कि ये हमारे पास F1 पीढ़ी के संतति हैं। लेकिन यदि हम उसको डोमिनेंट से कराएं या रिसेसिव से कराएं तो दोनों ही कंडीशन में इसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। तो F1 का जब डोमिनेंट या रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस कराया जाए तो उसको कहा जाता है बैक क्रॉस। इसके आगे जब हम बात करते हैं तो हम टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं। तो टेस्ट क्रॉस में हम कहते हैं कि उसका जो क्रॉस कराया जाता है वो रिसेसिव फिनोटाइप ऑफ पेरेंट से कराया जाता है, कि पेरेंट जो कि रिसेसिव फिनोटाइप है उसके द्वारा कराया जाता है, जो प्रकट नहीं होता है। यह किसी एक इंडिविजुअल में डोमिनेंट फिनोटाइप का पता लगाने के लिए ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है उस कंडीशन का पता, क्योंकि अगर हम कहें कि डोमिनेंट फिनोटाइप जो है वह दोनों कंडीशन में हमको दिखाई देता है, जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने कहा था कि हमने कहा कि डोमिनेंस जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो है प्रकट होती है और होमोजाइगस में तो ऑब्वियसली वो डोमिनेंस दिखेगी। तो वो जो है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है उस डोमिनेंस का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये जो हमारा डायग्राम है उसके अंदर जो दिखाया जाता है कि यहाँ अगर हम पहला वाला देखें जो ये वाला है, इसके अंदर अगर हम कहें तो ये हमारे पास रिसेसिव पेरेंट है, टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट्स हैं, ये भी रिसेसिव है पेरेंट। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो टेस्ट क्रॉस जो है वो सारे डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग आते हैं, चारों येलो आते हैं, तो दैट मीन्स द पेरेंट वाज होमोजाइगस, द पेरेंट वाज होमोजाइगस। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इसमें 1:1 का रेशो आता है और उससे हमको पता चलता है कि पेरेंट वाज हेट्रोजाइगस। तो एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई कि हम यहाँ जो पता लगाते हैं कि डोमिनेंट फिनोटाइप में वो होमोजाइगस पेरेंट की संतति है या हेट्रोजाइगस पेरेंट की संतति है, उसका पता हम इसके द्वारा लगाते हैं। अगली जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लक्षणों के आधार पे जो मेंडल ने प्रयोग किए थे उसके आधार पे उन्होंने दो तरीके के हाइब्रिड्स कहे, एक को कहा मोनोहाइब्रिड और दूसरे को कहा डाइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड की जब भी बात की जाती है तो सिंगल पेयर ऑफ जीन की बात करते हैं, सिंगल जीन पेयर की बात करते हैं कि वो एक ही लक्षण को लेके होता है, चाहे वो लंबाई का लक्षण हो, चाहे वो रंग का लक्षण हो, चाहे वो कोई भी हो। तो किसी एक लक्षण को लेके जब बात की जाती है तो वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड। और इस तरीके के जब एक लक्षण को लेके दो पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें तो ये इसके साथ में एक चीज़ होती है कि ये जो अलील्स हैं उन अलील्स के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है, उनके अंदर किस तरीके की आपस में क्रिया हो सकती है। ये हम जब आगे की तरफ चीज़ें देखेंगे, जब हम मेंडल के प्रयोगों के बारे में जानेंगे तो हमको पता चलेगा कि किस किस प्रकार की क्रियाएं उनके बीच में होती है और उन्हीं क्रियाओं के आधार पर उसने प्रतिपादित किया था तीन अपने नियम, तो उनके बारे में, तो उनके रिलेशनशिप के बारे में बताना। दूसरा मैंने जैसे कहा कि देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड एज डाइहाइब्रिड। डाइहाइब्रिड
की अगर हम बात करें तो उसमें दो पेयर ऑफ अलील्स होते हैं। दो पेयर ऑफ अलील, जब हमने वहाँ पिछली बार बात की तो हमने कहा कि सिंगल पेयर ऑफ अलील अर्थात सिर्फ लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं, या हम सिर्फ फूल के रंग के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी एक पर्टिकुलर लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम डाईहाइब्रिड की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक साथ हम दो लक्षणों की बात करते हैं। जैसे यहाँ अगर हम कहें तो यहाँ हम दो लक्षण कौन कौन से, पौधे की लंबाई और फूल के रंग की बात कर रहे हैं। दोनों को जब हम एक साथ देखते हैं कि लंबा और नीला रंग के फूल वाला पौधा या पर्पल कलर के फूल वाला पौधा, दूसरी तरफ दूसरे लक्षण जो उसके रिसेसिव माने जाते हैं, छोटा और सफ़ेद कलर के फूल वाला। तो जब हम दो लक्षणों की एक साथ बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज डाईहाइब्रिड। और इस प्रकार जब दो लक्षण बियर करते हैं पौधे, या जिनके अंदर इस प्रकार के दो लक्षण होते हैं और उनका आपस में मध्य में संकरण कराया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो इन सारी चीज़ों के आधार पे मेंडल ने अपने नियम प्रतिपादित किए। तो ये कुछ डेफिनेशंस है। तो इन डेफिनेशंस में हमने जाना क्या, जीन जाना, अलील जाना, अलीलिक पेयर जाना, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप। उसके बाद में हमने जाना टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, डोमिनेंस, रिसेसिव, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड। इन सब के बारे में जाना और इनकी सबकी हम लगातार बात करते रहेंगे।